तो शुरू करें हम लोग। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो कल की क्लास के बाद आज हम लोग अपने अगले क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग शुरू करेंगे कि किसी भी सेंटेंस का पार्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उस सेंटेंस को अलग अलग पार्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे पूरे शरीर को जिस तरह से शरीर कहा गया, फिर उसके बाद आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, तो उसी तरह से जब सेंटेंस हम लोग लिखते हैं तो उस सेंटेंस का भी क्या होता है, पार्ट होता है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, आइए हम लोग देखें। पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हो गया, ठीक है, समझ गया। अब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यानी कि किसी सेंटेंस का कितना पार्ट होता है। तो जब भी हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, तो अमूमन देखा जाता है कि किसी सेंटेंस में सबसे पहले जो है उसका सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद उसका वर्ब आता है, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद उसका अदर वर्ड्स आता है। ठीक है, तो अब क्या हमारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर अदर वर्ड्स क्या है? हमको इन चीजों के बारे में क्या करना है, समझना है। तो आइए बारी बारी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कौन चीज, कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता। तो सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोग बहुत छोटे क्लास में रहे होंगे, तब से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। लेकिन सवाल यहां ये उठ रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा होगा, तब तो कोई उस एक्शन को कर रहा होगा। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, कल हम बताए थे वर्ब में। तो काम होगा, जैसे पढ़ाई भी हो रही है, तो कोई ना कोई होगा जो इस काम को कर रहा होगा। चाहे पढ़ने का काम कर रहा हो या पढ़ाने का काम कर रहा हो, अगर एक्शन हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई उसको कर रहा होगा। लेकिन हर सेंटेंस में एक्शन हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर वैसी स्थिति में हम लोग सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? लेकिन आमतौर पर बच्चे इतना जरूर जानते रहते हैं कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। वह जो काम करे उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन काम कब होगा? जब कोई एक्शन वर्ड वाला जो कोई वर्ब हो, उसमें जो है क्या होता है, काम होता है, तो उसमें कोई काम को करने वाला होता है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कौन काम हो रहा है? तो कोई ना कोई तो होगा जो काम करने वाला हो। काम करने वाला कौन है? मैं, सब्जेक्ट हो गया। आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कौन काम हो रहा है? पढ़ने का। कोई ना कोई होगा जो इस काम को कर रहा होगा। ठीक है, जैसे पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वी, यानी कि तुम लोग, आप लोग, जो कह लीजिए हम लोग, ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतनी बात जानने के बावजूद जब सेंटेंस दिया जाता है उस सामने और बोला जाता है कि इसमें सब्जेक्ट को क्या कीजिए, पहचानिए। ठीक है, तो कभी कभी बच्चों को सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होती है। तो जब सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होती है, तो सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत न हो, इससे बचने का उसका जो है तरीका आपको हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। सब्जेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, इससे बचने का कौन चीज, तरीका हम बताते हैं। यानी
कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसकी पहचान क्या होगी। तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे पहले उसके वर्ब को पहचानेंगे। वर्ब का मतलब जो आपका एक्शन वर्ड है, हम उसको क्या करेंगे, पहचानेंगे। ठीक है। और उस एक्शन वर्ब में यानी कि इसमें कौन, कौन का मतलब हु लगा करके हम क्या करते हैं, प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, और उस कौन का जो जवाब मिलेगा वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। सिंपल। उदाहरण के तौर पर, राम इट्स अ मैंगो। राम ये काम खाता है। यू आर रीडिंग, आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये दिया और बोला कि इसमें आप पहचान के दिखाइए कि सब्जेक्ट कौन है। तो एकदम सिंपल, सीधा समझेंगे। पहचान वर्ब में यानी कि एक्शन वर्ड में कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। तो पहले तो हमको इसमें पहचानना होगा कि क्या कोई ऐसा वर्ड है जो एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है। तो पहचानिए इसमें कौन काम हो रहा है, खाने का। तो हमारा इसमें एक्शन वर्ब मिल गया। इसमें कौन काम हो रहा है, पढ़ने का। तो हमको एक्शन वर्ड मिल गया। लेकिन हमको तो एक्शन वर्ड खोजना नहीं था, हमको तो खोजना था सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहचानने का तरीका कि एक्शन वर्ड में कौन लगा के प्रश्न करेंगे। तो चलिए कौन लगा के प्रश्न करते हैं। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। अब कौन काम हो रहा है, लगा देंगे कौन। कौन आम खाता है, राम। तो कौन का जवाब मिल गया। तो ये जो कौन का जवाब मिल गया वही क्या है, सब्जेक्ट है। ये जो कौन का जवाब मिल गया वही क्या है, सब्जेक्ट। फिर देखेंगे यू आर रीडिंग, आप लोग पढ़ रहे हैं। कौन काम हो रहा है, पढ़ने का। एक्शन वर्ड मिल गया, लगा देंगे कौन। हु इज रीडिंग, कौन पढ़ रहा है, तो यू आर रीडिंग। कौन पढ़ रहा है, तो आप पढ़ रहे हैं। तो जवाब क्या मिला, यू। तो यू हो गया कौन चीज, सब्जेक्ट। तो कुल मिला के निचोड़ क्या समझे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे पहले उसके एक्शन वर्ब को, एक्शन वर्ड को क्या करना है, पहचानना है। और जब एक्शन वर्ड मिल जाए तो उसमें कौन लगा करके प्रश्न कर देना है। और उस कौन का जो जवाब मिल गया वह कौन का जवाब ही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब क्या होता है कि जब इतनी बात जब बच्चे जान जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अब तो बड़ी आसान हो गया। क्या कि एक्शन वर्ब चुनिए और कौन लगा के क्वेश्चन कीजिए, और उस कौन का जो रिप्लाई मिला, उसका जो जवाब मिला, उसका जो आंसर मिला वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन कौन के जवाब के रूप में यहां मिला क्या है आपको, राम। मिला क्या यहां, यू। तो हमेशा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता अनीता मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमेशा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यू यानी आई वी यू ही सी इट दे मिले, यह भी जरूरी नहीं है। यानी कहने का मतलब कि एक वर्ड का यहां पर सब्जेक्ट है, यहां भी एक वर्ड का सब्जेक्ट है। अब इस स्थिति में क्या होता है, यहां देखिए, यहां भी एक वर्ड का सब्जेक्ट है, यहां भी एक वर्ड का सब्जेक्ट है। अब इस स्थिति में बच्चे खुश हो जाते हैं कि ऐसा ही जीवन भर हमको सब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन आपके लाइफ में हमेशा राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता आई वी यू ही सीट दे यानी एक वर्ड का आपको सब्जेक्ट मिले, ये जरूरी नहीं है। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक शब्द का, दो शब्द का, पांच शब्द का, यहां तक 7 8 6 10 12 शब्द का भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा तरीका है, वो तरीका एकदम सेम रहेगा। कौन सा तरीका, सब सब्जेक्ट को फाइंड करने का कौन सा तरीका, कि एक्शन वर्ब को फाइंड कीजिए और उसमें हु लगा के क्वेश्चन कीजिए, और उस कौन का, उस हु का जो जवाब मिला वही क्या कहलाएगा। चाहे वह कौन का जवाब राम हो, यू हो यानी कि एक वर्ड का हो, या उस कौन का, उस हु का जवाब 10 शब्दों का हो, 5 शब्दों का हो, 3 शब्दों का हो, जो मिलेगा कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। आइए देखते हैं। अब जब उस तरह का सवाल आता है तो बच्चों को लगता है
परेशानी होने कि हम लोग तो समझ रहे थे कि सब्जेक्ट आई वी यू ही सीट दे ये सब होता है, मोहन सोहन सीता गीता होता है, ये इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट कहाँ से आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा। आइए हम वैसा करके हम आपको क्या करते हैं दिखाते हैं। जैसे सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है। ठीक है, जरा ये देखिएगा, राम्स फादर इज रनिंग। फिर देखिएगा, फिर देखेंगे योर न्यू फ्रेंड हैज कम टुडे। हो गया। फिर देखिए, द मदर ऑफ मोहन लव्स हिम। हो गया। उसके बाद में देखेंगे द न्यू स्टूडेंट्स हु आर sitting in this new class in this new class work hard। मान लीजिए कि ये सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसमें सब्जेक्ट पहचानना है, एकदम पूरा सिंपली जो बताए हैं उसी के हिसाब से चुपचाप पहचान देखेंगे। पहचान में क्या कह रहा है कि एक्शन वर्ड को पहले पहचानिए। एक्शन वर्ड का मतलब कौन काम हो रहा है। बोलिए, सीता सिंह से सॉन्ग, कौन काम हो रहा है, सिंह, ये हो गया एक्शन वर्ड। राम्स फादर इज रनिंग, राम के पिताजी दौड़ रहे हैं, कौन काम हो रहा है, रनिंग, दौड़ने का काम हो गया। योर न्यू फ्रेंड हैज कम टुडे, आपका नया मित्र आज आया है, कौन काम हो रहा है, आने का, तो कम हो गया। माई मदर, द मदर ऑफ मोहन लव्स हिम, मोहन की माँ उसे प्यार करती है, कौन काम हो रहा है, प्यार करने का हो गया। द न्यू स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन दिस न्यू क्लास वर्क हार्ड, जो नए विद्यार्थी इस नए क्लास में बैठे हैं कठिन परिश्रम करते हैं, कौन काम हो रहा है, परिश्रम करने का, परिश्रम करने का काम हो रहा है। हमने सभी सेंटेंसेज में क्या कर लिया, वर्ब को पहचान लिया, एक्शन वर्ड को पहचान लिया, लेकिन हमको पहचानना तो सब्जेक्ट है, तो उसके लिए एक्शन वर्ड में कौन लगा के प्रश्न करना था, इसलिए एक्शन वर्ड हमको पहचानना हमारी मजबूरी थी। अब हमने एक्शन वर्ड क्या कर लिया, पहचान लिया। अब उसमें हु लगा करके प्रश्न करते चलेंगे और उसका जो जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट होता चला जाएगा। तो आइए देखें। पहले सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है, कौन काम हो रहा है, गाने का, लगा देंगे कौन, हु सिंग्स अ सॉन्ग, कौन गीत, कौन गाना गाती है, सीता, तो कौन का जवाब के रूप में क्या मिला, सीता, क्या हो गया ये सब्जेक्ट। कितने वर्ड का, एक वर्ड का। देखते रहिएगा, राम्स फादर इज रनिंग, राम के पिताजी दौड़ रहे हैं, कौन काम हो रहा है, दौड़ने का, लगा देना है हु, यानी कौन, कौन दौड़ रहे हैं, राम के पिताजी, तो राम्स फादर कितने शब्दों का, दो शब्दों का सब्जेक्ट हो गया। अब कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, सेम रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। योर न्यू फ्रेंड हैज कम टुडे, आपका नया मित्र आज आया है, कौन काम हो रहा है, लगा दिए हु, कौन आज आया है, योर न्यू फ्रेंड, आपका नया मित्र, कितने शब्द का, तीन शब्द का, कंसेप्ट सेम वही है। द मदर ऑफ मोहन लव्स हिम, मोहन की माँ उसे प्यार करती है, कौन काम हो रहा है, प्यार करने का, लगा देंगे कौन, कौन उसे प्यार करती है, द मदर ऑफ मोहन, कितने शब्दों का सब्जेक्ट, चार शब्दों का सब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन दिस न्यू क्लास, वर्क हार्ड, जो नए विद्यार्थी इस नए क्लास में बैठे हैं कठिन परिश्रम करते हैं,
कौन काम हो रहा है, परिश्रम करने का, लगा देंगे हु। कौन कठिन परिश्रम करते हैं, तो वो नए विद्यार्थी जो इस नए क्लास में बैठे हैं। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शब्दों का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहां भी हम कौन लगाकर, हु लगा करके ही प्रश्न किए हैं। यहां कितने शब्द का है, एक शब्द का, और वहां भी हु यानी कौन लगा करके ही हम प्रश्न किए हैं। कहने का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। आपको अगर इस तरह का, इस लेवल का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तो एक पल के लिए आपके मन में भ्रम बैठ जाएगा कि हमेशा सब्जेक्ट का मतलब राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता होता है अथवा आई वी यू ही सी दे होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। सेंटेंस जितना बड़ा होता चला जाएगा, वो तो आपके हाथ में है कि आप कितना उसको लंबा चौड़ा बना सकते हैं। नहीं समझे? सीता एक लड़की है, सीता एक सुंदर लड़की है, सीता एक बहुत सुंदर लड़की है, सीता जो गीता की बहन है बहुत सुंदर लड़की है, सीता जो गीता की बहन है और पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में रहती है बहुत सुंदर लड़की है। सब तो वही है। इस तरह से आप सेंटेंस को जितना लंबा चौड़ा चाहें कर सकते हैं। तो उस समय जब सेंटेंस बड़ा होना शुरू होता है तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और उस समय आपके दिमाग में चलता रहेगा कि सब्जेक्ट तो हम लोग समझ रहे थे कि केवल आई वी यू राम श्याम सीता गीता होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गए? आगे बढ़े बढ़े कि थोड़ा वेट कर ले, आप लोग लिख लेंगे पहले। ठीक है, थोड़ा समय इधर हो जा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। जब हो जाए तो बोल देना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी उस पर वहां तक पहुंचने के लिए अभी हमको समय देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, तो मोटे मोटे तौर पर आप बोल सकते हैं कि वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है। अब वो वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है। अब ये सभी चीजें जो है कभी कभी आपके सेंटेंस पर भी निर्भर करती हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो यही चीज है। अब जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, कल बताए थे, मे यू लिव लॉन्ग। अब वहां पर तो यू सब्जेक्ट बाद में है और उसके हिसाब से वर्ब क्या हो गया, पहले हो गया। तो वर्ब पहले हो गया तो एक रूल ये भी है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब हो जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे आर यू रीडिंग, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मे यू लिव लॉन्ग, इसमें भी पहले है मे यानी कि वर्ब, लेकिन फिर भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है? तो सेंटेंस की बनावट पर भी निर्भर करता है कि कितनी बात इसमें जो आप बोल रहे हैं वो है कि नहीं है। ठीक है? सब्जेक्ट को छोड़ करके जितनी चीजें सेंटेंस में बच गई वो सब के सब प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट का ये सब पार्ट, आप सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए तो प्रेडिकेट के पार्ट में वर्ब हो सकता है, प्रेडिकेट के भाग में ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें प्रीपोजिशन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इकट्ठे उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक है? जैसे अगर यहां पर हम बोलेंगे सीता सिंह से सॉन्ग, तो सीता को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट है। राम्स फादर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब प्रेडिकेट है। अब योर न्यू फ्रेंड हैज कम टुडे, तो योर न्यू फ्रेंड को छोड़ दिया जाए यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, बाकी सब प्रेडिकेट है। ठीक है? चलिए बढ़े आगे। अब देखिए,
तो मैं तो बताया कि सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका कि वर्ब में यानी एक्शन वर्ड में कौन लगाएंगे, लेकिन हमेशा सेंटेंस में एक्शन वर्ड उपलब्ध हो यह भी जरूरी नहीं है। अब देखिए सब में इसमें एक्शन वर्ड था, गाने का काम एक्शन है, रनिंग का काम एक्शन है, मेहनत करने का काम एक्शन है, नहीं तो एक्शन है तब तो आप उसमें कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे। और जिसमें एक्शन नहीं है, जैसे कल हमने आपको बताया था कि जिसे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसको हम वर्ब कहते हैं, तो ये सब तो करना है, उठना करते हैं तब होता है, बैठना करते हैं तब होता है, नहीं बोलना करते हैं तब होता है, आना जाना खाना खेलना कूदना करते हैं तब होता है। लेकिन हम लोग इंसान हैं, अब यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ कोई एक्शन वर्ड नहीं है। अयोध्या के राजा दशरथ थे, इस सेंटेंस में तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पर हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो याद रहे कि अगर किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ड है तो वहां सब्जेक्ट पहचानने का तरीका है कि उस एक्शन वर्ड में कौन लगा करके क्वेश्चन कर दीजिए और उस कौन का जो जवाब मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत। लेकिन जहां पर एक्शन वर्ड ना हो, अब एक्शन वर्ड ना होने के चलते जो है वहां पर कौन लगा के प्रश्न आप नहीं करेंगे, तो उसका क्या तरीका है सब्जेक्ट पहचानने का, ये देखेंगे। तो देखिए उसका क्या है तरीका सब्जेक्ट पहचानने का, तो देखेंगे तो उस स्थिति में, किस स्थिति में, जब एक्शन वर्ब ना हो तब उस स्थिति में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट पहचानने का। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस रूल को कब हम फॉलो करेंगे, जब सेंटेंस में एक्शन वर्ड नहीं हो। जैसे ये देखिए, सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है। हाँ, फिर देखिए मोतिहारी इज अ डिस्ट्रिक्ट, मोतिहारी एक जिला है। अब हम लोग बात करेंगे सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है, कौन एक लड़की है, सीता, आसान पड़ता है। लेकिन यहाँ एक्शन वर्ड नहीं है, तो अब एक्शन वर्ड नहीं है तो हम देखेंगे कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो सीता एक लड़की है, किसके बारे में बात कही जा रही है, सीता के बारे में। तो वहां पर सब्जेक्ट पहचानने का तरीका हो गया कि क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया सीता। मोतिहारी इज ए डिस्ट्रिक्ट, मोतिहारी एक जिला है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में बात हो रही है, मोतिहारी, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आप समझ गए। फिर देखेंगे सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है, किसके बारे में बात हो रही है, नहीं खूबसूरत के बारे में बात नहीं हो रही है। अब कहिएगा कि सर कैसे कह दिए कि खूबसूरत के बारे में बात नहीं हो रही है, तो मैं बता रहा हूं कैसे। सी इज अ ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, बताइए किसके बारे में बात हो रही है, सी के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब अभी एक बच्चे ने कह दिया कि सर सी इज ब्यूटीफुल में मैंने पूछा कि किसके बारे में बात हो रही है, तो बोला कि खूबसूरत के बारे में बात हो रही है। नहीं, खूबसूरत के बारे में बात अगर होती तो ऐसे ऐसे होता। बोले देखिए ए ब्यूटीफुल गर्ल इज काम, एक खूबसूरत लड़की शांत है, एक खूबसूरत लड़की शांत है, किसके बारे में बात हो रही है, एक खूबसूरत लड़की के बारे में। अब यहां पर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो अभी अभी हम बताए हैं कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, दो शब्द का भी, तीन शब्द का भी, लेकिन यहां तो कोई एक्शन वर्ड नहीं है। तो एक्शन वर्ड नहीं है तो क्या नियम लगाएंगे, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जिसके बारे में, अब समझ गए इस खूबसूरत में और इस खूबसूरत में क्या अंतर है, ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है। बढ़े आगे। तो इसके साथ हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया। हम शुरू कहां से किए थे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस पर, कि सेंटेंस को कितने पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो उस स्थिति में हमने देखा कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर चुके, पार सब्जेक्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़े, अब हम लोग बात करेंगे किस पर,
वर्ब पर, जिस पर हम ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे क्योंकि कल हम लोगों ने वर्ब के बारे में बातचीत की थी, लेकिन फिर भी सामने है तो थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर ही लेते हैं। वर्ब, वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, तो अब किसी भी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो सब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस क्या होता है? शुरू होता है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की बारी आती है। तो सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, अब हम किसको क्लियर करेंगे? वर्ब को क्लियर करेंगे। तो वर्ब को पहचानने, वर्ब को कैसे? तो कल हम आपको बताए थे कि जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और कल एक बात हम चेताए भी थे आप लोगों को कि जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं जिसे किसी काम का होना या करना समझा जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो यहां देखिए, जिसे किसी काम का, ये देखिए, करना या कौन चीज? होना। लेकिन साथे साथे कल हम आपको यह भी बताए थे, कौन चीज? संबंध वाली बात या अधिकार वाली बात, ये सब आता है किसके अंतर्गत? क्रिया के अंतर्गत। तो करना का तो मतलब जानबे करते हैं डू, नहीं समझे? तो डूइंग वर्ड कहिए या एक्शन वर्ड कहिए, बात सेम है। यानी कि ऐसा काम जिसमें काम को हम लोग करते हैं, तो करते हैं तो वो भी हो जाता है कौन चीज? वर्ब। अब कुछ ऐसे काम है जो हम लोग करते नहीं है, हो जाता है, तो होना भी होता है वर्ब। तो करना को डू फॉर्म कहते हैं, क्रिया का डू रूप, मतलब जिसमें डू फॉर्म, मतलब जिसमें काम को हम लोग करते हैं। होना को हम लोग क्या कहते हैं? बी फॉर्म। संबंध या अधिकार का मतलब होता है जिस पर पोजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोजेशन। और ये तीनों मिल करके क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। लेकिन जनरली लोग क्या बोल देता है? जैसे किसी काम का होना या करना समझा जाए, यानी केवल होना को और करना को ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, जो सच्चाई नहीं है। पोजेशन बताने वाले वर्ड भी क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। तो अब आइए, डू वाला में कौन कौन होगा? जो करते हैं। तो जरा बताइए, आप ही लोग बोलिए, कौन कौन काम आप लोग करते हैं? आने का काम करते हैं, जाने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, पीने का काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिना किए ये हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये भी वर्ब है, लेकिन कौन सा रूप वाला है? वर्ब का डू फॉर्म या एक्शन फॉर्म या एक्शन वर्ड वाला ये हो गया। बी के बारे में कल ही आप लोगों को हम बता दिए थे कि इसकी संख्या गिन के 8 होती है। एक तो खुद बी होता है, उसके बाद एम, फिर इज, फिर आर, फिर वॉज, फिर वेर, ठीक है, और फिर बिन, और फिर बीइंग। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आइए पोजीशन वाला कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं, हैज, हैव और हैड। और ये सब मिलके, और ये सब मिल करके, यानी पोजीशन, बी और डू फॉर्म, यानी करना, होना और पोजीशन, ये सब मिलके इकट्ठे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। वर्ब भी क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहां पर, वी रीड इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश हो गया। फिर देखेंगे, दे आर थीव्स, दे आर थीव्स हो गया। आइए देखिए, आई हैव अ, आराम से, आई हैव अ कार, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए 3 सेंटेंस दे दिए हम, और हमने आपको कहा कि इसमें वर्ब को क्या कीजिए? पहचानिए। वी रीड इंग्लिश। तो वर्ब को पहचानते समय हड़बड़ाइएगा नहीं, ऐसे सोचेंगे, वर्ब, 3 चीजों के बारे में सर बोले थे वर्ब हो सकता है। एक, एक्शन, तो चेक करेंगे इसमें कोई काम हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हड़बड़ाना नहीं है कि इसमें वर्ब है ही नहीं। फिर सोचेंगे, होना भी क्या कहलाता है? वर्ब होता है। तो इसमें कोई बी फॉर्म का रूप तो नहीं है। अब बी तो एकदम फिक्स है, 8 ही होता है, तो उसी में से कोई रहेगा, वहां आपको चुप करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। हैव वाला फॉर्म भी होता है, क्या बोलते हैं,
यहाँ पर संबंध अधिकारी यानी कि पोजीशन वाला भी वर्ब कहलाता है, तो फिर वहां तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी संख्या और गिन के कितनी है, 3 है। तो क्या वर्ब पहचानने में कोई दिक्कत हो सकती है? तो आइए देखते हैं, ये तीनों को अप्लाई करके देखेंगे। वी रीड इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। आइए चेक करते हैं, कोई डू फॉर्म है, कोई ऐसा काम है जिसमें करना पड़ रहा है पढ़ने का, क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही नहीं पढ़ा जाएगा, करते हैं। तो जब डू फॉर्म मिल गया तो क्या मिल गया हमको, वर्ब मिल गया। तो यहाँ पर रीड हो गया कौन चीज, वर्ब। दे आर थीव्स, वे लोग चोर हैं। इस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड है, कोई काम हो रहा है। दे आर थीव्स, वे लोग चोर है में कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। कौन काम हो रहा है बताइए? थीव तो आदमी है, काम का नाम थोड़ी है। तो हम कहां को हैं कि वे लोग चोरी कर रहे हैं, यही तो समझना है। जैसे हमने पूछा कि दे आर थीव्स, मैंने इसमें वर्ब चुनने के लिए दिया था, तो हमको पहचानना है कि क्या कोई काम हो रहा है। तीन ही चीज हो सकता है, या तो काम हो रहा होगा, नहीं तो बी फॉर्म होगा, नहीं तो पोजीशन वाला हैज हैव हैड में से कोई होगा। तो चलिए, तो वी दे आर थीव्स, वे लोग चोर हैं, यहाँ कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चलिए, एक्शन वर्ड नहीं है, तो एक एक काम खत्म हो गया। दूसरा, बी फॉर्म भी वर्ब कहलाता है, और बी के कितने फॉर्म हैं, 8। उन 8 में से कोई है, आर है, तो बी फॉर्म भी क्या कहलाता है, वर्ब। और 8 में से बी फॉर्म अगर मिल गया, इट मींस कि हमको क्या मिल गया, वर्ब मिल गया। कोई दिक्कत? अब आइए, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। कोई एक्शन वर्ड है क्या इसमें, कोई काम हो रहा है, जाने का, आने का, पढ़ने का, लिखने का, उछलने का, कूदने का, हिलने का, डोलने का, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो चलिए, एक एक नहीं हुआ, फिर दूसरा हो सकता है, क्या हो सकता है कि वो बी फॉर्म में से हो सकता है। बी फॉर्म कितने हैं, उन 8 में से कोई है क्या, नहीं। तीसरा अप्लाई करके देखेंगे, कौन पोजीशन में कितने आते हैं, उसमें से कोई है क्या, है। इसका मतलब जो है वो वही क्या है, वर्ब है। कोई दिक्कत? तो इसके साथ आपका सब्जेक्ट क्लियर हुआ और वर्ब भी क्लियर हुआ। हम पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अब इसको हमको सेव करना होगा, इसलिए इसमें अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सेव कर लेते हैं। क्या, शैल, हाँ देखिए, वो भी वर्ब ही होता है, लेकिन शैल, विल, वुड, इसकी संख्या गिन करके 13 है। एक बार फिर से समझ लीजिए, गिन करके 13, जिसको हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब कहते हैं। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, अगले स्लाइड में इसको हम बता रहे हैं। हो गया, बढ़े आगे। चलिए अब देखते हैं, यहां से सेव होगा ना ये, हो गया। अब देखेंगे, आपका सवाल था कि सर सेल विल क्या होता है, नहीं, तो सुन लीजिए, शैल विल भी वर्ब ही होता है, सेल विल भी वर्ब ही होता है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब। क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब। आप मॉडल वर्ब को मॉडल वर्ब कहिए तब, या फिर मॉडल मॉडल एक्जिलरीज कहिए तब, ठीक है ना, ये आई, ठीक है, मॉडल एक्जिलरी कहिए तब, या फिर इसको सीधा मॉडल्स कहिए तब, तीनों बात एक ही है। मन करे तो मॉडल कहिए, मॉडल्स कहिए, मॉडल वर्ब्स कहिए, या मॉडल एक्जुलरी कहिए, या मॉडल एक्जुलरी वर्ब कहिए, ये सब एक ही चीज है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में, न कि बिहार में, मोतिहारी में, पटना में, इंडिया में नहीं, पूरे संसार में मॉडल वर्ब की संख्या गिन करके 13 होती है। कितनी, 13 होती है, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर मे,
माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, हाँ, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, हाँ, ought to, must, dare, need और यूज्ड टू। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये गिन करके इनकी संख्या होती है। लेकिन इसमें से जो है ये डेयर, नीड और यूज्ड टू को अगर छोड़ दीजिए, समझे, डेयर, नीड और यूज्ड टू को अगर आप छोड़ दें तो बाकी हम चाहते तो पहले जो वर्ब हम बताए हैं वहीं पर बता देते, लेकिन पहले जो भी आप वर्ब पढ़े हैं उसमें आवश्यकता अनुसार वो मेन वर्ब का, प्रिंसिपल वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर सकता है। लेकिन ये जो लिखा गया है मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू और मस्ट, यह किसी भी सूरत में मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। लेकिन मॉडल वर्ब भी वर्ब का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक रूप है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिल गया? आपके सवाल का जवाब मिल गया? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे पार्ट ऑफ सेंटेंस की, जिसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट समझना था। समझ में आ गई बात? उसके दो तरीके थे। कौन? एक्शन वर्ब में कौन लगा के प्रश्न करेंगे, जो जवाब मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। दूसरा तरीका था कि अगर एक्शन वर्ब ना हो तो जिसके बारे में बात की जा रही है वही क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब पहचान गए कैसे? एक एक्शन वर्ब जिसको डू फॉर्म भी बोल सकते हैं, एक बी फॉर्म और एक हैव हैज हैड वाला फॉर्म। ठीक है, ये सब क्या हो गया। और इसके अलावा जो अलग से आपने सवाल पूछा, एक वर्ब ये भी है जिसको हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। क्लियर हो गया? चलिए, अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे कौन चीज? ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कौन चीज? कर्म। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? तो जैसा कि हम पहले से भी बताते आ रहे हैं, छोटे क्लास में आप लोग रहे होंगे, तब से ही पढ़ते आ रहे हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और जिस पर क्रिया का फल पड़े उसको हम कर्म कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जिस पर क्रिया का फल पड़े उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अ वर्ड विच सोज, अ वर्ड विच, हाँ ठीक है, रिफर्स the result of an action, a word which refers the result of an action is called, ठीक है ना। यानी अगर हम कोई काम कर रहे हैं उस पर हमारे काम का असर पड़ जा रहा है, तो जिस पर काम का असर पड़ जा रहा है वही क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे पढ़ाएं हम और समझ में आ जाए आपको, तो हम काम किए तो सब्जेक्ट, काम का असर आपके ऊपर पड़ गया, ऑब्जेक्ट। मारे हम और चोट लग जाए आपको तो हम हो गए सब्जेक्ट, और आप क्रिया से प्रभावित हो गए, उसका असर पड़ गया तो आप हो गए ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? सेम उसी तरह से कोई गाली दे मुझे, गाली वो दे रहा है, अब बुरा मुझे लग रहा है, तो जो काम कर रहा है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। असर मेरे ऊपर पड़ गया तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए वर्ड विच सफर्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई काम हम कर रहे हैं और उस काम का असर जिसके ऊपर पड़ जा रहा है, जो सफर कर रहा है, जो प्रभावित हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मजे की बात क्या है कि बच्चे इस बात को जानते रहते हैं कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जानते रहते हैं कि ए वर्ड विच सफर्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब सेंटेंस दिया जाता है और कहा जाता है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचान के दिखाइए, तो कहता है कि सर डेफिनेशन तो हमको मालूम था लेकिन पहचानने नहीं आ रहा है। तो फिर जब तक पहचाने नहीं आएगा तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो आइए
अब आपको आज के बाद से ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग सबसे पहले हम क्या करने जाते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट, जिस तरह से हम सब्जेक्ट का पहचान बताए हैं उसी तरह ऑब्जेक्ट का पहचान। तो सब्जेक्ट का पहचान क्या बताए थे, क्या बताए थे, कौन लगा के प्रश्न करना, किससे, हमसे, किससे, एक्शन वर्ड से कौन लगा के प्रश्न करना है। तो सेम उसी तरह से इसकी पहचान देख लीजिए कि एक्शन वर्ड इसमें भी चुनना है। जिस तरह से आप सब्जेक्ट के लिए कौन लगा रहे थे तो एक्शन वर्ड में ही लगा रहे थे, उसी तरह एक्शन वर्ड में उसमें लगा रहे थे कौन, इसमें लगा देंगे क्या अथवा किसे। क्या का मतलब व्हाट, किसे का मतलब होम। क्या अथवा किसे, इन दोनों से सवाल करेंगे। थोड़ा सा हम आपको समय दे देंगे, थोड़ा सा पहले रुक जाइए, नहीं तो यहां नहीं समझ आएगा, ठीक है। जिस तरह से हम सब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ब में कौन लगाए थे, उसी तरह ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ब में क्या अथवा किसे, व्हाट अथवा होम लगा के क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रहे सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन था आपके पास, कौन लगा के प्रश्न करना था, उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहां पर आपको डबल ऑप्शन है, क्या अथवा किसे, व्हाट या होम। तो कभी कभी क्या होता है कि क्या का जवाब मिल जाता है, किसे का जवाब नहीं मिलता है, तो क्या का जवाब ही ऑब्जेक्ट हो गया। कभी कभी क्या होता है कि किसे का जवाब मिल जाता है, क्या का जवाब नहीं मिलता है, तो किसे का जवाब ही ऑब्जेक्ट हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि क्या अथवा किसे दोनों का जवाब मिल जाता है, तो वैसी स्थिति में एक ही सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। और कभी कभी न क्या का जवाब मिलता है ना किसे का जवाब मिलता है, इट मीन्स कि उस वाक्य में, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं है। निचोड़ समझे कि क्या अथवा किसे लगा के प्रश्न करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या अथवा किसे लगा के प्रश्न करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एकदम क्लियरली क्या अथवा किसे का जवाब मिल ही जाए ये जरूरी नहीं है। तो कभी कभी क्या का जवाब मिलता है, किसे का नहीं। कभी कभी किसे का जवाब मिलता है, क्या का नहीं। तो जिसका मिलेगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब कभी कभी क्या अथवा किसे दोनों का मिल जाता है तो उसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। और कभी कभी न क्या का मिलता है ना किसे का, इसका मतलब उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कोई दिक्कत, तो आइए हम लोग चेक करके देखें ऑब्जेक्ट आपको पहचानने आता है कि नहीं आता है। ठीक है, देखिएगा जैसे आई टीच इंग्लिश, हो गया। अब फिर देखिएगा आई हेल्प देम, आई हेल्प देम। फिर देखिएगा ही wrote me a letter, he wrote me a letter। और they went to पटना। मान लीजिए कि ये 4 सेंटेंस दिया गया है और आपको कहा जा रहा है इसमें ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, पहचानिए। अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम सिंपल तरीके से जब सर सामने लिख ही दिए हैं पहचान और बता भी दिए हैं कि एक्शन वर्ड में क्या अथवा किसे लगा करके क्वेश्चन करना है, तो पहले एक्शन वर्ड तो पहचान लें। तो एक्शन वर्ड कैसे पहचानेंगे, एक्शन वर्ड कैसे पहचानते हैं ना, एक्शन वर्ड कैसे पहचानते हैं, तो डू एक्शन वर्ड होता है, यानी कि जो कौन काम है जो हम लोग करते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि कौन काम इसमें कर रहे हैं, यानी जो काम हो रहा है वही एक्शन वर्ड है। काम जो हम लोग कर रहे हैं, कुछ तो काम कर रहे होंगे, तो जरा बताइए इस वाक्य में कौन काम हो रहा है, तो वही तो एक्शन वर्ड है। ये नहीं जान रहे हैं क्या, तो यहाँ एक्शन वर्ड हमको टीच मिल गया। फिर इसमें कौन एक्शन वर्ड है, हेल्प हो गया। इसमें कौन एक्शन वर्ड है, रोट। इसमें कौन एक्शन वर्ड है, वेंट। हमको एक्शन वर्ड मिल गया, लेकिन हमको तो एक्शन वर्ड से काम चलने वाला नहीं है, हमको चाहिए कौन चीज, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या अथवा किसे लगा के क्वेश्चन करना है, संजय सर से, किससे, एक्शन वर्ड से। तब एक्शन वर्ड तो ढूंढ लिए, अब उसमें हम क्या अथवा किसे लगा के प्रश्न करते चलेंगे।
और जो जवाब मिलेगा तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं मिलेगा नहीं होगा। आइए देखते हैं, जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। लगाइए तो इसमें सवाल, मैं क्या पढ़ाता हूं? ठीक है। अच्छा, मैं इंग्लिश किसे पढ़ाता हूं? यहां ध्यान दीजिए, पहले हम एक नंबर सेंटेंस की बात कर रहे हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। कौन काम हो रहा है? एक्शन वर्ड मिल गया, लगा देंगे क्या था, किसे। मैं क्या पढ़ाता हूं? मैं किसे पढ़ाता हूं? नहीं जवाब मिला। मैं क्या पढ़ाता हूं का जवाब मिला, लेकिन मैं किसे पढ़ाता हूं का जवाब। अभी हम बोले हैं ना कि कभी कभी क्या का मिलता है, किसे का नहीं, कभी किसे का मिलता है, क्या का नहीं। तो इसमें किसका मिल रहा है? क्या का। बिल्कुल वही हम जानना चाह रहे थे कि मैं क्या पढ़ाता हूं, अब मैं किसे पढ़ाता हूं, इसका जवाब इसमें नहीं है, तो किसी का नहीं है, क्या का मिल गया। तो क्या का जवाब मिल गया, तो यही क्या हो जाएगा है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश हो गया कौन चीज, ऑब्जेक्ट। यानी क्या का जवाब यहां पर मिला, कोई दिक्कत। अब आइए, आई हेल्प देम, मैं उन लोगों की मदद करता हूं। मैं उन लोगों की मदद करता हूं, एक्शन वर्ड कौन है, हेल्प। लगा देंगे क्या था, किसे। मैं क्या मदद करता हूं, यहाँ क्या का नहीं मिला, लेकिन मैं किसे मदद करता हूं, उन लोगों की। यहां पर मिल गया देम, किसे का जवाब। तो ये हो गया कौन चीज, ऑब्जेक्ट। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या, यानी व्हाट के जवाब मिला। और ये होम, होम डू आई टीच, होम डू आई हेल्प, मैं किसकी मदद करता हूं, होम। तो होम इसका जवाब हो गया देम, तो देम हो गया कौन चीज, किसे का जवाब यहां पर मिल गया। देखते रहिएगा, ऊपर वाले में क्या का जवाब मिला है, किसे का नहीं। 2 नंबर में किसे का मिला है, क्या का नहीं। 3 नंबर में आइए, ही रोट मी ए लेटर, उसने मुझे एक पत्र लिखा। उसने मुझे एक पत्र, कौन काम हो रहा है, लगा देंगे क्या अथवा किसे। उसने मुझे क्या लिखा, पत्र। और उसने पत्र किसे लिखा, मुझे। दोनों का जवाब मिल गया कि नहीं। उसने क्या लिखा, क्या का जवाब मिल गया, और उसने पत्र किसे लिखा, मुझे। तो देखिए, तो उसने पत्र किसे लिखा, मुझे। तो ये किसे का जवाब हुआ है, और उसने क्या लिखा, पत्र। तो क्या अथवा किसे, ये दोनों ही क्या हो गया, ये दोनों क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत, इसको ऐसे समझाते हैं, ही रोट मी अ लेटर, उसने मुझे क्या लिखा, पत्र। तो क्या का जवाब हुआ, और उसने पत्र किसे लिखा, मुझे। तो किसे का जवाब हुआ, तो क्या का जवाब भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे का जवाब भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपके मन में ऐसे तो हमको ये इतना पर ही रहने देना चाहिए, लेकिन फिर भी कम चलाओ से काम चल नहीं ना पाता है। अब इसमें आप चाहें तो पूछ सकते हैं कि सर क्या का भी जवाब ऑब्जेक्ट है, किसे का भी जवाब ऑब्जेक्ट है, तो क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस भी है, इन दोनों ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस भी है। तो हाँ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि क्या के जवाब को, क्या के जवाब को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्या के जवाब को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे के जवाब को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और किसे का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। कोई दिक्कत। अब आइए, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी पलट कर लिख सकते हैं। कैसे, जैसे ही रोट मी ए लेटर, तो ही रोट अ लेटर टू मी। ये भी वाक्य एकदम बिल्कुल क्या है, सही है, राइट है एकदम। जो अर्थ इसका है वो अर्थ इसका है, लेकिन खाली ऑब्जेक्ट को अगर आप स्थानांतरित कर दिए, स्थान आगे का पीछे कर दिए, तो उससे क्या कुछ परिवर्तन आ गया आपके सेंटेंस में, अब ये देखिए। तो ही रोट ए लेटर टू मी, अब इसमें क्या होता है, अर्थ निकालिएगा तो वही निकलेगा। क्या निकलेगा कि ही रोट ए लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र लिखा। तो उसने मुझे क्या लिखा, पत्र। तो ये हो गया क्या का जवाब, कोई दिक्कत। और उसने पत्र किसे लिखा, मुझे। तो ये हो गया किसे का जवाब।
सर बोले हैं कि क्या अथवा किसे का जवाब मिल जाता है तो दोनों क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आप क्या के जवाब को अभी अभी सीखे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप इसको लिख देंगे कौन चीज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अभी अभी अब देखें किसे के जवाब को ऑब्जेक्ट मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो अब आप इसी को लिख देंगे कौन चीज, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर अभी अभी आप पढ़ाए हैं, अभी बोर्ड पर ही है क्या, कि क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, किसे का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर यहां पर भी तो क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां पर किसे का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है, तो सुन लीजिए। क्या अथवा किसे का जवाब मिल रहा है, ये बात सही है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में मी और अ लेटर के आगे पीछे माने ठीक पीछे कहीं कोई प्रीपोजिशन नहीं है। कुछ याद आ रहा है, कल हम आपको प्रीपोजिशन बताए थे, लेकिन भले इसका हम स्थान चेंज कर दिए, तो मी के पहले अब क्या आ गया, टू, जो कि क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब सुनिए, कल प्रीपोजिशन के बारे में हम बोले थे कि वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले रहकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ कराए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। कल बताए थे है? कल एक बात ये भी बताए थे कि प्रीपोजिशन अपने तुरंत बाद सिर्फ दो ही चीज लेता है। कौन कौन चीज, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। कुछ समझ में आ रहा है? और प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेता है तो वह नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव रूप में रहता है। तो नाउन का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में न फंसता है बच्चा, क्योंकि राम सीता जो है ना नाउन है, तो इस सब्जेक्टिव रूप में भी रामे सीता रहेगा, ऑब्जेक्टिव रूप में भी राम सीता ही रहेगा, लेकिन प्रोनाउन बदलता रहता है। जैसे आई है सब्जेक्टिव रूप, तो मी है ऑब्जेक्टिव रूप, वी है सब्जेक्टिव रूप, तो अस है ऑब्जेक्टिव रूप, यू का तो दोनों सेम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, ईट का फिर ईट रह जाता है, दे का देम हो जाता है। तो प्रीपोजिशन अपने तुरंत बाद, जैसे जैसे समझा रहे हैं वैसे वैसे समझिएगा, प्रीपोजिशन अपने तुरंत बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन लेता है, अब वो भी किस रूप में, ऑब्जेक्टिव रूप में। किस रूप में, तो यहां मी प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव रूप में है, तो जब ऑब्जेक्टिव रूप में है तब पक्का किसी न किसी का ये ऑब्जेक्ट होगा, पक्का किसी न किसी का ये ऑब्जेक्ट होगा। तो चूंकि यह किसके बाद ऑब्जेक्टिव रूप आया है, प्रीपोजिशन के बाद, तो प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट को हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रीपोजिशन जो आप लोग मैं दावे के साथ कहता हूं, नहीं जान रहे होंगे आप लोग पहले से ये चीज, प्रीपोजिशन अपने तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन लेता है, वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस रूप में रहता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वो तो किसके बाद है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, इसीलिए चूंकि वह ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो हम बोले हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गलत है, तो सही जानते हैं क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये सही होगा। अब आइए, अब यहां भी मी है और यहां भी मी है, तो फिर इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, और यहां भी मी है, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना कह के क्या कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो उसके ठीक बाद, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट किसके बाद आया है, प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो जब वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसी वजह से उसका नाम क्या हो गया है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया है। ये जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, जबकि वर्ड सेम है मी, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं है, तो प्रीपोजिशन नहीं, इसलिए वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो फिर वो कौन ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि अभी अभी हम बताया कि किसी का जवाब क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऐसे सब भी आप समझ सकते हैं कि क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, किसी का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसी को आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या का जवाब हमेशा वस्तु होता है, और किसी का जवाब हमेशा मतलब कोई सजीव होता है, कोई इंसान, कोई जानवर, ऐसा कुछ हो सकता है, ना समझे।
तो ऐसे भी, इसीलिए हम लोग मोटे मोटे तौर पर बता देते हैं कि क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और किसी का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक। अब यहां पर क्या है कि किसी का जवाब मिल रहा है, यहां पर किसी का जवाब मिल रहा है, लेकिन उसके पहले क्या लग गया, टू लग गया, प्रीपोजिशन लग गया। इसकी वजह से अब वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना कहला करके प्रीपोजिशन आ जाने के नाते उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो बोलिए, आगे बढ़े। इसको नोट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, जल्दी से कर लीजिए। कल जो पढ़ाए थे वो आप लोगों के मोबाइल पे पहुंचा है कि नहीं, तो मंगवा लीजिएगा। जैसे क्या होता है कि जब सेल्फ स्टडी करने बैठिएगा ना, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। कोई चीज अगर दिमाग से उतर रहा है, भूल रहे हैं, तो फिर उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर आपका हो जाएगा। क्योंकि पूरी वीडियो तो आपको देखनी नहीं है, जहां फंसेंगे वहीं ना देखना है, तो थोड़ा सा उसको भगा करके आप चाहें तो देख सकते हैं। सब इंग्लिश की यही खासियत है कि जो कल पढ़े थे, आज जो पढ़ेंगे वो कल वाले से रिलेटेड होगा, फिर आज जो पढ़ रहे हैं ये रिलेट करेगा कल। समझ रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए अंग्रेजी में क्या होता है कि अगर आप क्लास छोड़ छोड़ कर पढ़ेंगे, गैप दे दे करके पढ़ेंगे, तो चाहे आप कितने दिनों से ही आप क्यों ना अंग्रेजी पढ़ रहे हो, या फिर कितना भी योग्य टीचर से आप क्यों ना पढ़ लें, आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। इंग्लिश की सबसे बड़ी खासियत या सबसे बड़ा अवगुण जो कह लीजिए आप, यही है जो अभी हमने आपको क्या किया, बताया। बाकी अन्य सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि वैसे पढ़ने नहीं आने का और रेगुलर नहीं रहने का नुकसान तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको है। ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ मैं जो पढ़ाता हूँ वो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कहना सही नहीं है। लेकिन अन्य सब्जेक्ट्स के मुकाबले अंग्रेजी बिल्कुल बकसता नहीं है, ये बकसने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहां तक मैं बोल दूं कि एक दिन का क्लास भी आपको नहीं बक्सेगा। एक दिन आप छोड़ के देख लीजिए, हम अभी एग्जाम्पल के जरिए आपको हम सिद्ध कर देंगे, तब तो आपको यकीन होगा कि भर सक इतना दिनों से हम लोग अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं और अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। एक दूसरे से सब जो है ना कोलैबोरेटेड वे में ये सब चलता है अंग्रेजी, बाकी सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बाकी लोग नोट करते रहिए अपना। मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। जैसे मान लीजिए कि आज फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास है किसका, ट्रिगो का। स्वाभाविक है जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से एक ही बच्चा का हम उदाहरण ले रहे हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसके मामा की शादी है आज, आज वो नहीं आया पढ़ने, अब शादी तो कैसे आएगा, स्वाभाविक है।
घर के लोग भी कहेंगे हाँ तुम बहुत पढ़ने वाले हो, हम सब जानते हैं तुम। वो अगर बोल भी देता है कि छूट जाता है, संजय सर एक बार ऐसे बोल रहे थे, सब एक दूसरे से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, फिर भी वो चला गया। अब क्या हुआ कि शादी में वो 15 दिन रह गया और 15 दिन तक कंटिन्यू क्लास चला और ट्रीगो क्या हो गया, खत्म हो गया। 16वें दिन जहां हमारा नया चैप्टर, नया एक्सरसाइज शुरू होने वाला था, अब वो सारी चीजें खत्म करके, शादी ब्याह सब पूरा बारात खत्म करके वो 16वें दिन क्लास में आ जाता है। अब जब 16वें दिन क्लास में आ जाता है तो उस दिन चालू होता है अर्थमेटिक, अंक गणित। हाँ, 15 दिन पढ़ने नहीं आया तो उसको ट्रीगो उसका पूरा खत्म, इसमें कोई दो राय नहीं है, नुकसान उसको हुआ। लेकिन ट्रीगो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह ये सब पढ़ते हैं। अब अगर किसी बच्चे का 16 दिन अगर 15 दिन अब्सेंट हो गया और अगर वो साइन कॉस टेन नहीं पढ़ा तो क्या अर्थमेटिक में साइन कॉस टेन आता है, नहीं आता है। यानी मैं माना कि 15 दिन नहीं पढ़ने का नुकसान उसको हुआ, लेकिन सिर्फ एक टॉपिक में नुकसान हो गया, किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में। लेकिन ट्रिगो नहीं पढ़ा तो उसका नुकसान उसको अर्थमेटिक में नहीं हो रहा है। समझ गया? फिर देखिए, रूसी क्रांति आप लोग पढ़े होंगे नहीं, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। रूसी क्रांति चल रही थी तो उनके भैया की शादी थी, वो नहीं आए थे, ठीक। अब दूसरे दिन आए तब तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्लास में चालू हो गया। क्या रूसी क्रांति किसी भी स्थिति में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है क्या? दोनों देश ही अलग है, ये अलग है वो अलग। हाँ, नहीं आने का नुकसान ये हुआ कि रूसी क्रांति उनका खत्म नहीं समझ में आया क्योंकि वो एब्सेंट थे। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ये है अन्य सब्जेक्ट्स में। लेकिन इंग्लिश में आप ए बी सी डी की बात हम कर रहे हैं, हम बड़े चैप्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम आर्टिकल की बात, वॉइस की बात, नरेशन की बात, डिग्री, रिमोटिव, एम्फैटिक, इस सब की बात हम नहीं कर रहे हैं, प्रीपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अक्षर की बात कर रहे हैं, अक्षर, लेटर। आज अगर आप ए बी सी डी पढ़ रहे हैं तो जैसे ही आपको ए बी सी डी आ जाएगा तो हम आपको सिखाएंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स सो अरेंज्ड टू मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। अब जैसे ही हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसे बी ओ वाई बॉय, लड़का, जी आई आर एल गर्ल। अब जिस दिन कल हम लेटर सिखा रहे थे, अगर आप उस दिन नहीं आए और आज हम सिखा रहे हैं कि जी आई आर एल गर्ल मीन्स लड़की होती है, अब इसमें से जो नहीं आएंगे हाथ उठेंगे, सर ये जी क्या होता है, ये आर क्या होता है, ये एल क्या होता है। पहले दिन से ही आपका नुकसान शुरू, डे वन से बर्बाद होना शुरू हो जाता है बच्चा। सेकेंड डे भी नहीं इंतजार करना पड़ता है। फिर सेकेंड डे जब बच्चा वर्ड सीख लिया तब हम अगले दिन हम सेंटेंस सिखाएंगे। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सो अरेंज टू मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो हम बोलेंगे राम ईट्स अ मैंगो, तो देखो अ मैंगो क्या है, वर्ड है। अब वर्ड के दिन जो अपने भैया की शादी में गए थे वो पूछेंगे सर ये वर्ड क्या होता है। अब वो लेटर नहीं जाने तो वर्ड नहीं समझे, वर्ड नहीं समझे तो सेंटेंस नहीं समझे। अब जब सेंटेंस समझ गए तो चौथा दिन हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो जो सेंटेंस के दिन नहीं आया था उसको पता ही नहीं कि सेंटेंस क्या होता है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस कैसे, मुझे आप जानते ही नहीं, हम कितने भाई हैं कितने बहन हैं आप जान के क्या कीजिएगा, या फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा वो चीज। तो उसी तरह कल हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, बोलिए नाउन किसको कहते हैं। हाँ, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। चलिए ठीक है, आपने जो जवाब दिया कोई दिक्कत नहीं है। प्रोनाउन इंस्टीड ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले में आता है। तो अब प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन कह रहे हैं जो नाउन के बदले में आता है, और नाउन के दिन आप अब्सेंट हो जाइए, तो क्या प्रोनाउन समझ में आएगा। अब बोलिए एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो नाउन है प्रोनाउन के को क्वालिफाई करे, विशेषता बताए। तो कोई आदमी प्रोनाउन के दिन गायब हो जाए तो उसको अब एडजेक्टिव समझ में नहीं आएगा। कल हम आपको एडवर्ब पढ़ाए थे, एडवर्ब तीन चीजों की विशेषता को बतलाता है, एडजेक्टिव, वर्ब और अनएडवर्ब। तो एक बच्चा एडजेक्टिव के दिन गायब, दूसरा बच्चा वर्ब के दिन गायब, और तीसरा बच्चा
क्या उसको एडवर्ब समझ में आएगा? ये मजबूरी है अंग्रेजी की, नहीं तो अंग्रेजी इतना आसान चीज है, केवल अंग्रेजी का ये नेचर ही अंग्रेजी को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। और उस अंग्रेजी, जब हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके घर में आप लोग 4-5 भाई बहन है, कोई आदमी थोड़ा सा बदमिजाज हो जाता है आपके घर में ही, कोई बच्चा जिसको आप लोग अपनी भाषा में टेटिया कहते हैं, तो सारे घर भर के लोग उसे लड़ते रहते हैं क्या? लड़ते रहते हैं कि नहीं तुमको जब तक सीधा करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा होता है? आपके पेरेंट्स भी आपको सिखा देते हैं, छोड़ो नहीं यार, सब कोई उसी के पीछे क्यों पड़े, ये वो मान ली गलत है ही तो उसी को गलत, तुम लोग तो सही रहो, ऐसा समझाया जाता है कि नहीं? सेम कहानी है अंग्रेजी में, ये बदमिजाज है, टेंटिया है, तो आप लोग सीधा हो जाइए इसके लिए। अब आप सोचेंगे कि नहीं जिस तरह मैथ पढ़ते हैं उसी तरह अंग्रेजी से काम चल जाएगा, जिस तरह साइंस पढ़ते हैं तो हमारा साइंस भी हो जाएगा, माने इंग्लिश भी हो जाएगा। नहीं होगा, ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और इंटरकनेक्शन एक लाइन में सीधा कहता है कि आपको हम सीधा कर देंगे, लर्नर को कहता है। अंग्रेजी बोलता है किसको? लर्नर को, कि आपको हम सीधा कर देंगे और हम आपके हो जाएंगे। और हमसे टेढ़ियाए मतलब आप सीधा नहीं हुए, तो इंग्लिश कहता है लर्नर से, तो फिर हम आपके हैं कौन? हम आपके नहीं हैं, कुछ नहीं लगते हैं आपके हम, यानी हम आपको आपके कभी हो ही नहीं सकते हैं। इतना ही कहता है अंग्रेजी की, आपको सीधा कर देंगे और हम आपके हो जाएंगे। लेकिन बच्चों को है कि ना, न एगो बारात छोड़ना है, न एगो बर्थडे छोड़ना है, न हर जगह ज्यादा ही रहना है, नहीं। बाकी तो वैष्णो देवी तो जो 10 दिन 15 दिन का गैपिंग है वो सब तो अभी अलग है। इसीलिए बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है। हाँ हाँ, रखिए अभी काम कर रहे हैं, समझ गए? इसको एक भोजपुरी वर्ड है भांज। जिस बच्चे ने इस भांज को पकड़ लिया, वो एक बार में ही उसको अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। जैसे आप लोग बार बार नहीं सुनते होंगे कि पता नहीं अंग्रेजी में क्या लफड़ा है, 8th क्लास में पढ़ रहे तो भी ट्यूशन लिए थे, फिर भी अंग्रेजी कमजोर हो गई। 10th में आए तो बोर्ड समझ करके पढ़े, उसमें एक बार उस समय भी पढ़े, फिर भी अंग्रेजी कमजोर हो गई। फिर उसके बाद में जो है 11th-12th में आए तो वहां तो इंग्लिश कंपलसरी था, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। फिर वहां भी पढ़े, पता नहीं अंग्रेजी ये हो क्या रहा है, मतलब अंग्रेजी समझ में क्यों नहीं आती है। लगता है अंग्रेजी भारी होती है, इसीलिए अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, ऐसा बच्चे मान लेते हैं। लेकिन समझ रहे हैं ना कि गड़बड़ी है कहाँ। एगो भोजपुरी वर्ड है घाव होना और कौड़ी छुआना, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं? कौड़ी छुआना जानते हैं? है ना, एक एल्बो केहुनी, इससे नीचे कहीं भी घाव होगा ना तो यहाँ पर दर्द होगा। आप लोग फील नहीं किया क्या कभी लाइफ में? ये तो एकदम कॉमन चीज है। इससे नीचे कहीं, यहाँ से नीचे कहीं भी घाव होगा ना तो यहाँ दर्द होगा। और ये नी है घुटना, यहाँ से नीचे कहीं भी घाव होगा तो यहाँ पर दर्द होगा। तो आप लोग अपने पूर्वजों से सुने होंगे, दादी वगैरह से, दादी घाव यहाँ हुआ है तो यहाँ का है दर्द कर रहा है, वो कौड़ी ने छुआल बा, वो कौड़ी छुआया है। तो जन बुड़बक आदमी है वो क्या करेगा, यहाँ पर गर्म बालू से गर्म पानी से सेदाई करेगा, सेकाई करेगा। जन चालाक आदमी हम मेगा पेन 500 mg कैप्सूल खाएगा, घाव जहाँ ठीक हुआ, ये दर्दवा अपने मन क्या हो जाता है, भाग जाता है। क्योंकि ये हुआ किसी वजह से, इस घाव की वजह से। तो हम घाव का इलाज ना करेंगे, आखिर जहां कौड़ी छुआ है उसका इलाज करेंगे। सेम कहानी है, ये जानते हुए कि मेरे दर्द की वजह क्या है, तो दर्द की वजह है इरेगुलिटी, जो आप रेगुलर कभी रहते नहीं है, छोड़ छोड़ कर पढ़ना, होमवर्क न बनाना, सर बता दिए इसका नोट्स नहीं बनाना, नोट्स बना दिए प्रैक्टिस नहीं करना, प्रैक्टिस कर लिए टेस्ट में शामिल नहीं होना। ये सब चीज आपको पता है कि घाव कहाँ है, उस पर काम जब तक नहीं कीजिएगा तब तक अंग्रेजी नहीं। अगर इतना कर लेते हैं तो मुश्किल से, मतलब कि पूरा बेसिक, बेसिक का मतलब समझ रहे हैं, खाली ABCD आपको आता है, उसके अलावा अंग्रेजी में कुछ नहीं आती है, तो वहां से भी पढ़िएगा तो भी आप साल भर, मोर देन एनफ, पर्याप्त से अधिक समय हो गया साल भर। और अगर जैसे आप लोग थोड़ा बहुत जैसे पढ़ा रहे हैं तो आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, अगर इतना अगर आपको अंग्रेजी आती है तो
3.5 महीना काफी है। सब सेट वगैरह सब टेस्ट वगैरह देते तो 6 महीना काफी है। 6 महीने के अंदर में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन 6 महीने का मतलब 6 त्रिका 18, 180 दिन मतलब 179 दिन नहीं होना चाहिए। आपको 180 दिन टीचर को देना ही होगा। हाँ, अगर आप 180 दिन नहीं दे पाते हैं तो आप 200 दिन दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कितना बढ़ गया? 20 दिन बढ़ गया। तो 20 दिन आप छुट्टी ले लीजिए। समझ पा रहे हैं? जैसे कल नहीं आना है तो कल छुट्टी करवा लीजिए, लेकिन सिलेबस को आगे पीछे नहीं होने दीजिए, ताकि परसों जब हम लोग आए तो फिर वहीं से शुरू करें जहां आपको हम छोड़े थे। तो वो जो परेशानी होती है वो परेशानी आपको न होने पाए। समझ गए? खैर, अब ये हो गया, दे वेंट टू पटना। अब चलिए, एक्शन वर्ड इसमें कौन है? वेंट, जाने का काम हो रहा है। अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे क्या अथवा किसे। वे लोग क्या गए? नहीं जवाब मिला। वे लोग किसे गए? नहीं जवाब मिला। कुछ कुछ बच्चे बदमाशी करते हैं, कहते हैं सर जवाब मिल रहा है, वे लोग कहाँ गए? तो जवाब मिल गया, पटना गए। हमने तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, हमने तो 2 ही ऑप्शन आपको दिया है, क्या अथवा किसे। फिर आप कुछ भी लगा के प्रश्न का जवाब नहीं जुटा देना है, नहीं समझे? तो वही बात है। तो वे लोग क्या गए? नहीं जवाब मिला। किसे गए? नहीं जवाब मिला। इसका मतलब है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कॉमन सेंस लगाइए कि तो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ टू है, जो कि क्या है? प्रीपोजिशन है। और इस प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, और उस ऑब्जेक्ट को हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो या तो इसमें आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट न है, न तो इसी को आप बोल सकते हैं कि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? ये देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी बात है और कितना इंपॉर्टेंट है। अब यही सब जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको फंसाता है। याद रखिएगा, कुछ भी जो नॉर्मल होगा, जो सीधा होगा, उसमें से सवाल नहीं आता है। अच्छा, क्यों नहीं आता है? कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि हमेशा परीक्षाओं में, अच्छा परीक्षा में क्या भारी सवाल आता है? नहीं, उलझा हुआ सवाल आता है, न कि भारी। उसको कहते हैं उलझा हुआ सवाल। अच्छा, उलझा हुआ सवाल क्यों रहता है, सीधा सवाल क्यों नहीं रहता है? उलझा हुआ सवाल ही कंपटीशन में क्यों पूछा जाता है? नहीं, वो कारण नहीं होता है। उलझा हुआ सवाल परीक्षा में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अभी जैसे टीआरई 4 होने जा रहा है जिसमें आप लोग बैठेंगे, ठीक है? कितनी सीट के लिए आ रही है वैकेंसी? कितना? 24,000 समथिंग, 30,000 मान लिया उसको हम। एस्पिरेंट्स कितने होंगे? कितने लोग फॉर्म डालेंगे? लाखों लाख में जाएंगे। अब जब लाखों आदमी एस्पिरेंट हैं और सरकार के पास जगह खाली है 24,000, तो 24,000 को तो बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। अब बाकी जो लाखों लाख हैं, क्या उनको धक्का मार के बाहर करेंगे हम? ऐसे चल बाहर, तुमको नौकरी नहीं देंगे, ऐसे हम उसको भगाएंगे? एस्पिरेंट तो सब कोई है, सब कोई बिहार के हैं, सब कोई भारत के हैं, सबका अधिकार है, सबके पास डिग्री है, तब ना वहां तक पहुंचा है। हम आपको तब फफेली दाब के नहीं बाहर करेंगे, तो आपको भगाने का हम तरीका अपनाएंगे। क्वेश्चन को उलझा हुआ कर देंगे, जितना का जरूरत होगा उतना खुद इसी में से चुना जाएगा। अब बाकी को ना हमको धक्का देने की जरूरत पड़ेगी, न भगाने की जरूरत पड़ेगी, खुद ब खुद क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उलझा हुआ सवाल पूछने के पीछे रीजन यही रहता है, क्योंकि आपको धक्का देकर तो बाहर किया नहीं जाएगा, क्योंकि अधिकार तो सबका बराबर है। तो आप लड़िए, जीत जाइएगा तो सीट ले लीजिए, नहीं जीतिएगा तो फिर अगले युद्ध की तैयारी कीजिए। वही बात है। तो फिर पंडित जी शुरुए से जरिए से वही बात है। समझ गए? तो बार बार जरिए से जाइएगा, उससे कहीं बेहतर है जो अभी हम बताए हैं कि 180 दिन मतलब 180 दिन, 365 दिन मतलब नहीं, 364 दिन हम लेंगे। साल भर की तैयारी अगर हमको करनी है, अगर हम एको को बारात नहीं छोड़ सकते हैं, एको को पार्टी फंक्शन नहीं छोड़ सकते हैं, तब पार्टी फंक्शन के दिन पूरा बैच की छुट्टी करवा लीजिए, सब कोई विचार करके। गर्मी की छुट्टी अगर 18 दिन चाहिए, 28 दिन चाहिए तो 28 दिन ले लीजिए, लेकिन 29वां दिन खुले तो सब कोई आ जाइए, ताकि जहां आपको छोड़े हैं वहीं से उठा लें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इतने होगा, साल भर की तैयारी में 1.5 साल लग जाएगा।
लेकिन एक के बार की तैयारी में रिजल्ट हो जाता है। यही हम लोग नहीं करते हैं। अब आपका जिस दिन हनुमान आराधना होगा उसी दिन मेरा हो, जरूरी तो नहीं है। बस अपने दिन आप अकाज, हम अपने दिन हम अकाज, चलो चल रहे हैं। अब बाद बाकी हम लोग जैसे लोग है दुकान खोल के बैठे हुए हैं, फिर अगला साल आइएगा फिर दीजिएगा। नहीं। यही बात है, इसलिए बार बार न लगे, इसके लिए समय और ये दोनों एक साथ लगाइए। इसको ये फिर कमा सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं कमा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। उसके अलावा जॉब, खाली जॉब नहीं ना, जॉब नहीं मिलने पर बहुत सारी समस्याएं उसमें आने लगती है बीच बीच में। पारिवारिक, जैसे आप लोग शादीशुदा हो गए तो समझ ही रहे हैं, पारिवारिक टेंशन अलग होता है, ठीक है। बहुत सारा बात है, सास ससुर का उलाहना है, या फिर हस्बैंड पता नहीं उतने सपोर्टिव हैं कि नहीं है, ये भी दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है। तो सब चीज को देखना पड़ता है, इसलिए जितनी जल्दी सेट हो जाएंगे उतनी जल्दी समस्याएं क्या होने लगती हैं, खत्म होकर के आप लाइफ को एंजॉय करने लगिएगा। नहीं तो लाइफ अगर सेट नहीं होने पर तो लाइफ एंजॉय करने में बड़ी समस्या आने लगती है, ठीक है। बड़ा डिफरेंस है ना। अभी आपकी जॉब नहीं मिली है, आप अपनी स्थिति को अभी भापिए और कल्पनाओं में चले जाइए कि जॉब मिल जाएगी तो क्या होगा। देखिए कितना का डिफरेंस अभी महसूस होने लगेगा। उस डिफरेंस को अगर आप समझ लीजिएगा ना तो एब्सेंट नहीं मारिएगा, आप जीवन भर पढ़ने वाला काम नहीं कीजिएगा। बस जल्दी से पढ़िए, जल्दी से नौकरी लीजिए। यहाँ क्लियर हो गया। एक चीज और वीवीआई है जो कि ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, वो वीवीआई क्या है कि अभी अभी हम बताए हैं कि अगर किसी सेंटेंस में क्या का भी जवाब मिल जाए और किसे का भी जवाब मिल जाए तो डबल ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें क्या के जवाब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसी के जवाब को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात तो सही है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि सर मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्ट मिले तो उसको कौन सा नाम देंगे। ऑब्जेक्ट तो है, मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप कह रहे हैं कि क्या किसे से डिसाइड करेंगे। अगर क्या का एक ही ऑब्जेक्ट होगा, क्या का जवाब हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट होगा किसी का जवाब हो तो इनडायरेक्ट, आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये गलत है कि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा है, चाहे वो क्या का जवाब हो चाहे वो किसे का जवाब हो, अगर एक ही जवाब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इसको हम तोड़ेंगे, ही रोट मी अ लेटर। अभी क्या था, ही रोट मी अ लेटर, उसने मुझे एक पत्र लिखा। उसने मुझे क्या लिखा, तो क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है। और उसने पत्र किसे लिखा, मुझे, तक किसे का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है। लेकिन इसी को हम अलग अलग लिखते हैं, ही रोट अ लेटर, ही रोट मी। खूब गौर कीजिएगा, उसने क्या लिखा, एक पत्र, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। कौन ऑब्जेक्ट, ही रोट मी, मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये भी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, का है, क्योंकि मी के अलावा दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम लिख देते हैं, ही रोट मी अ लेटर, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत। इसी को ही, हम की बार मजा आएगा, ही रोट ही रोट अ लेटर टू मी, तो हम की बार ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब सफा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको क्लियर कीजिए, इसको हम थोड़ा हटाएंगे फिर हम आगे बताएंगे। देखिए समय लगता है ना। देखिए मंथन, जानते हैं आप लोग, मंथन किसी भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट में जितना मंथन कीजिएगा उतना ये होगा, और मंथन करने में समय लगता है। समय कम है तो थोड़ा फिर भी हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि फास्ट चलें। दूध को 24 घंटे के अंदर में वो भी फ्रीज करके
नहीं खाते हैं तो क्या हो जाता है, फट जाता है। लेकिन अब उसका मंथन कीजिए, उसको दही बना दीजिए, ठीक है, तो 24 घंटा क्या, थोड़ा खाटा भी होगा तो 48 घंटा क्या, 3-4 दिन तक क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। चीज वही है, आपने समय दिया तो उसका ड्यूरेबिलिटी, उसका टिकाऊपन क्या हो गया, बढ़ गया। अब उस दही को हाथ लगा करके उसमें ऐसे लगी, उस जिसको हम लोग मथना कहते हैं, मथना शुरू कीजिए, मथते 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 उसमें से 5 किलो का दही होगा तो इतना सा एक गोला निकलेगा, मुश्किल से 1-1.5 किलो का। अब उसको भोजपुरी में कहते हैं टांस दीजिए, तो क्या बन जाता है, घी बन जाता है। और वो घी जब आप बयाम में रख दीजिए तो 6 महीना खाइए तब, चाहे साल भर खाइए तब। अब देखिए शुरू कहाँ से हुआ था जर्नी, दूध से। कई दिन में खाते ना तो खत्म हो जाता, एक दिन में। दही 3-4 दिन तक, उसके बाद घी साल भर तक। तो घी बनाने में समय कितना देना पड़ा, तो वही है, मथिएगा ना तो एकदम निकल के खो आएगा, जो बहुत क्या होगा, टिकाऊ होगा। और पहले ही दिन तो अभी अभी भैंसी दुहाया ही नहीं, आप घी का सपना देख रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यही सब तो बात है, समझ गए। नहीं नहीं, डरा नहीं रहे हैं, तो जो बात है सो कह, समझे। चलिए मिटाए, चलिए अब हम लोग बात करेंगे। हो गया, चलिए अब देखते हैं। हाँ, तो हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, वर्ब की बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। जिस तरह सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे तो आप याद कीजिए, हम अभी भी बताए हैं थोड़ी देर पहले कि सब्जेक्ट हमेशा आई वी यू ही सी इट दे हो, राम श्याम मोहन से हम सीता गीता हो, ये कोई जरूरी। तो सेम उसी तरह ही गेव मी ए बुक, तो मी ऑब्जेक्ट खाली हो जाए, ये पेन ऑब्जेक्ट हो जाए, हमेशा एक शब्द का ऑब्जेक्ट हो, ये जरूरी। सेम कथी लिखा, सब्जेक्ट में लिखा कि जिस तरह सब्जेक्ट एक शब्द का, 2 शब्द का, 4 शब्द का, 10 शब्द का, 5 शब्द का हो रहा था, उसी तरह ऑब्जेक्ट भी आपका कई शब्दों का हो सकता है, लेकिन उसके साथ भी कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। जिस तरह से सब्जेक्ट पहचानने का तरीका वर्ब में कौन लगा रहे थे, तो उसी तरह ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका वर्ब में क्या था, किसे लगाएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन वो शब्दों की संख्या बढ़ सकती है। आइए देखते हैं कैसे। सीता हेल्प्ड मी, आई रोट अ लेटर, हो गया। आई रोट अ लेटर, उसके बाद में देखेंगे सी टीचेज हर न्यू फ्रेंड, सी टीचेज हर न्यू फ्रेंड, वी लाइक द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। कुछ गड़बड़ है क्या, हेलो, हाँ क्लास में है, कॉपिया, तो थोड़ा देर में फ्री हो गया आपको बताते हैं ना। अभी वो भी नहीं लिखा है, आज जाएंगे बुक के दुकान में जो है ना, तो प्रैक्टिकल की कॉपी खरीदना है, प्लस उसका वो उसी में किताब की दुकान में ही दे देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, कहता है कि इसमें से क्वेश्चन सेम उतार देना है। अच्छा, हम समझ करके हम जा रहे हैं किताब की दुकान पर, हम 6 बजे आपको फ्री होकर फोन करते हैं। अब तो हम थोड़ी देर में निकलेंगे, अब जा रहे हैं, अनुराधा को सबका कोचिंग का छुट्टी हो जाएगा, वो सबको ले आने जा रहे हैं। फिर फ्री होकर आपको हम बात करते हैं। अब देखेंगे, वी लाइक द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, हो गया, यही देखिएगा।
आई लव दोज स्टूडेंट्स वेरी मच, आई लव दोज स्टूडेंट्स वेरी मच हु वर्क हार्ड फॉर देयर रेस्पेक्टिव एग्जाम्स। आइए, मजा नहीं आएगा तो कहिएगा। हमको इसमें ऑब्जेक्ट पहचानना है, समझे ना? हम इसलिए बोल रहे हैं कि कहिएगा। टीचर का मतलब सर जी का कदर होना चाहिए, ना कि सर जी से डरना है। जहां भी अगर मगर की फौरन सर 1 मिनट, उसको ऐसे बताइए, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए। वो बच्चे कभी राइज नहीं करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो सर जी बाघ हैं, नाखून बड़ा, कल बोले थे ना कि ना मेरा नाखून बड़ा है, ना दांत निकला है, ना सींग निकला है, ना बकोटते हैं, ना हवाकते हैं, ना काटते हैं, तो फिर पूछने में क्या दिक्कत है? नहीं। अब देखिएगा, समझ में आपको नहीं आ रहा है। अब कुछ बच्चों की ये टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे तुमको समझ में आ रहा है, पूछो ना, हमने पूछा तुम पूछो। अब ये नहीं पूछा तो इसको बगल वाले को, तुमको समझ में आ रहा है, तुमको भी नहीं समझ, पूछो ना, ना हमने पूछा, तुम पूछो। अरे क्या है भाई, आप हमको मैंने एकदम जानवर बना दिया है, क्या हमारा खौफ है? नहीं, हम सर हैं, हम जानवर थोड़े ही हैं। ऊपर से 2 दिन से आज पढ़ा रहे हैं, या फिर 6 महीने से, साल भर से, जब से आप हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपको 2 थप्पड़ लगा दिया हो? तो ये क्या कर रहे हैं अगल बगल वाले को? आप डायरेक्ट पूछे ना, हम उसके सर जी हैं, तुम्हारे नहीं हैं। हम तो सबके हैं, तो फिर उसको क्यों कह रहे हैं कि हाँ तुम पूछो? आप डायरेक्ट पूछिए। तो वही बात है। आइए देखते हैं, डरना नहीं है हमको, ऑब्जेक्ट पहचानना। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका, वर्ब में क्या अथवा किसे लगे प्रश्न कर रहे हैं, किस वर्ब में? एक्शन वर्ब में। तो चलिए पता करते हैं इस वाक्य में कौन काम हो रहा है। तो सीता हेल्प्ड मी, सीता ने मेरी मदद की, कौन काम हो रहा है? तो एक्शन वर्ब मिल गया। ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा, ठीक है, कौन थी है, एक्शन वर्ब हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलिए, पढ़ाने का काम हो रहा है, पसंद करने का काम हो रहा है, प्यार करने का काम हो रहा है। यानी एक्शन वर्ड हमने क्या कर लिया, ढूंढ लिया। बिल्कुल, चलिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आपने कह दिया तो हम उसको भी लिख देते हैं। अब देखिए, वो पूछ दी, किसी ने नहीं पूछा, तो क्या हम उसको, हम निगल गए हैं? निगलना समझते हैं ना, शुद्ध हिंदी निगलना, जिसको भोजपुरी में तो घोंट गए उसको हम, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक आदमी के पूछने से सबका भला हो सकता है, क्योंकि हम समझाएंगे तो खाली उसी को तो नहीं समझाएंगे, तो सबका काम हो जाएगा। आइए देखते हैं, हमने बोला एक्शन वर्ब मिल गया, और उसने हमको लगा देना है क्या अथवा किससे, नहीं, कौन तो सब्जेक्ट के लिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, छोटी छोटी बात है। तो क्या अथवा किसे, जवाब मिलता जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखते जाएंगे। वो जवाब 1 शब्द का हो तब, आप चाहे 2 शब्द का हो, 8 शब्द का हो, 5 शब्द का हो तब। आइए देखते हैं, सीता हेल्प्ड मी, सीता ने मेरी मदद की। सीता ने क्या मदद की, क्या मदद की? सीता ने किसे मदद की? मुझे मदद की। तो किसे का जवाब मिल गया। तो हमने बोला था क्या का मिले चाहे किसे का मिले, क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। कितने शब्दों का ऑब्जेक्ट हुआ हमारा, 1 शब्द का। देखते रहिएगा, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। मैंने क्या लिखा, कितने शब्दों का, 2 शब्दों का। तो 2 शब्दों का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सी टीचेज हर न्यू फ्रेंड, सी टीचेज हर न्यू फ्रेंड, वह अपने नए मित्र को क्या करती है, पढ़ाती है। वह क्या पढ़ाती है, नहीं जवाब मिला कि हिंदी पढ़ाती है, कि संस्कृत पढ़ाती है, कि उर्दू पढ़ाती है, कि मैथ पढ़ाती है, कि आर्ट्स की, साइंस की, कॉमर्स पढ़ाती है, नहीं मिला। चलिए क्या का नहीं मिला, तो इसमें तो डबल ऑप्शन था, किसे, वह किसे पढ़ाती है, अपने न्यू फ्रेंड को। तो हर न्यू फ्रेंड, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कितने शब्द का आया, हाँ, क्या अथवा किसे वहां भी पूछे थे, क्या अथवा किसे यहाँ भी पूछे हैं, ठीक। अब इतना पढ़ाई कर अगर हम छोड़ दें, तो ये आपके जीवन में ना ऐसा हो सकता है, तो फिर यहाँ तो बच्चा कब फंस जाएगा, किसकी वजह से फंस गया, टीचर की वजह से फंस गया, क्योंकि उसका डिटेल्स नहीं दिया। तो कम पढ़िएगा तो काम कभी भी नहीं चलने वाला है। वी लाइक द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, हम लोग कश्मीर की सुंदरता को पसंद करते हैं।
हम लोग क्या पसंद करते हैं? द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सुंदरता। कितने शब्दों का? 4 शब्दों का। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ एक शब्द का था तो भी क्या था, किसे लगा कहीं क्वेश्चन किए हैं, और यहाँ एक से अधिक शब्दों का है तो भी क्या था, किसे लगा कहीं प्रश्न किए हैं। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। आई लव दोज स्टूडेंट्स वेरी मच हु वर्क हार्ड फॉर देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। मैं उन बच्चों को बहुत प्यार करता हूं, मैं उन विद्यार्थियों को बहुत प्यार करता हूं जो अपनी अपनी परीक्षाओं के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो मैं क्या प्यार करता हूं? नहीं जवाब मिला। मैं किसे प्यार करता हूं? उन विद्यार्थियों को जो अपनी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। नहीं, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कितने शब्दों का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां कितना? अब ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या इस दोनों के लेवल में अंतर दिख रहा है कि नहीं? तो आपको किस तरह का लेवल चाहिए? इस तरह का चाहिए, कम से कम इस तरह का चाहिए। साफा न चाहिए तो कम से कम हर न्यू फ्रेंड जो ऑब्जेक्ट है उतना तो आपको कम से कम आना ही चाहिए। आप भावी शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं। अब आप सोचेंगे कि नहीं आई मी वी यू ही सी इट टाइप का हमारा काम चल जाए, तो उसे काम नहीं चलने वाला है। तो ऑब्जेक्ट तो ये भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है। टीचर यहां भी उसी तरह बताया, कॉन्सेप्ट पहचानने का तरीका यहां भी सेम बताया। लेकिन अगर ये नहीं जाने रहेंगे तो जब एग्जाम में आप लोग का आएगा ना पैसेज, तो पैसेज का अर्थ निकालने में आपका एकदम भोजपुरी वर्ड का इस्तेमाल करें, 9 डिबिया तेल जल जाएगा फिर भी समझ में नहीं आएगा। अब आपका सवाल इसमें छुपा हुआ है, ये नहीं सोचिएगा सर इसको अब ढोंक दिए हैं, ठीक है ना। अब वर्क, तो वर्क मीन्स क्या होता है? काम करना। अब यहाँ भी पार्ट ऑफ स्पीच का लफड़ा है, अभी हम बता देते हैं कि क्या लफड़ा है। वर्क मीन्स होता है काम करना। तो आई लव दो स्टूडेंट्स वेरी मच, मैं उन विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं हु वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं। परिश्रम करने का काम हो रहा है, लगा देंगे क्या अथवा किसे। क्या कठिन परिश्रम करते हैं? किससे कठिन परिश्रम करते हैं? तो क्या अथवा ना ना, हूं तो हो गया काहेला, किस लिए। क्या कठिन परिश्रम करते हैं? किसे कठिन परिश्रम करते हैं? तो क्या अथवा किसी का जवाब नहीं मिला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसीलिए डायरेक्ट यहां पर वर्ब है और ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब समझ गए? अब अभी हम आपको बोले हैं कि थोड़ा सा वहां पर आपको कंफ्यूजन इसलिए हो गया है क्योंकि वर्क नाउन भी होता है, वर्क वर्ब भी होता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच का लफड़ा है ना। कह रहे हैं कि मन में तो है ये है कि कुछ नहीं, लेकिन समय के हिसाब से है। देखिए, देखिएगा, आई वर्क क्या मतलब हुआ इसका? मैं काम करता हूं, तो वो काम हो रहा है। तो जैसे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। हाई देखिएगा, आई डू द वर्क, आई डू द वर्क। आई मतलब, डू मतलब मैं करता हूं क्या। तो क्या अथवा किसी जो कहते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो वर्क यहां भी है, वर्क ये वर्ब है, ये क्या है? ये नहीं जाने तो क्या जाने। पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे जानना होगा, ना तो बाकी तो सारा लड़का लड़कियां सब जानता है। कौन थी पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को आता है? यस सर। चलो बताओ तो। अभी हम सोच रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो पहले बच्चा को बोले कि चलो बताओ तो। सर, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, जो नाउन के बदले में तो उसको प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या राम, मैंने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। पहचानने नहीं आया तो पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन जानने मात्र से कुछ नहीं होता। हाँ बोलिए। बिल्कुल, तो वही तो कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूं, काम। तो काम हो गया क्या, तो किसी का जवाब तो ऑब्जेक्ट होगा। और किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होने के लिए उसका क्या होना जरूरी है? नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। तो यहाँ पर कथी है? नाउन है। यही रहता आई हेल्प हिम, तो हिम क्या हो जाता? प्रोनाउन हो जाता। तो ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए।
एकदम जरूरी है। जैसे आपको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अभी ऑब्जेक्ट पढ़े हैं ना, तो आपके दिमाग में हो रहा है कि क्या अथवा किसे लगा के प्रश्न करने से जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो बात सही है कि मैं क्या करता हूं तो काम करता हूं, तो क्या का जवाब मिल गया तो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट कौन होता है? या तो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। बिल्कुल, वही तो है। ये है, क्या नाम है आपका? है डिम्पी। आई टीच डिम्पी। आई टीच, मैं डिम्पी को पढ़ाता हूं। मैं किसे पढ़ाता हूं? तो क्या था किसे इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो डिम्पी यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? क्योंकि किसे का जवाब मिला है। अब क्या था किसे ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए कहेंगे तब ना। अब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मत पहचानिए, इसमें खाली बताइए आई और डिम्पी में नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है। तो डिम्पी किसी आदमी का नाम है और आदमी के नाम को नाउन कहते हैं, तो डिम्पी हो गया नाउन। आई संजय सर जी के बदले में आ गया, तो नाउन के बदले में गया, तो आई हो गया प्रोनाउन। लेकिन आई प्रोनाउन भी है, आई सब्जेक्ट भी है, डिम्पी नाउन भी है और डिम्पी ऑब्जेक्ट भी है और डिम्पी सब्जेक्ट भी है। आई टीच डिम्पी, तो आई सब्जेक्ट डिम्पी ऑब्जेक्ट और डिम्पी टीचेज मी। अब डिम्पी पढ़ाने लगी तो डिम्पी सब्जेक्ट मी, क्योंकि पढ़ाने का अवसर मेरे ऊपर पड़ने लगा। हम पढ़ा रहे थे तो आपके ऊपर पढ़ रहा था। कुछ समझ में आया? तो ये हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानेंगे तो ऐसे पहचानिएगा कि डिम्पी ऑब्जेक्ट है, संजय सर जी सब्जेक्ट है। एक की अगर नाउन प्रोनाउन पहचानना होगा तो आई प्रोनाउन है तो डिम्पी नाउन है। अब समझ में आ गया कि नहीं? कल नहीं बोले थे कि हम ही ना संजय सर जी हैं, हम ही ना किसी के मौसा हैं? ना समझे? इसका मतलब ही नहीं कि मौसा संजय सर जी दो आदमी है ना। जैसा मेरा यूज हो रहा है वैसा मेरा नाम हो रहा है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, तो बात हम कर रहे थे सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की, और सबसे लास्ट में हमारा क्या था? अदर वर्ड्स। क्या था? अदर वर्ड्स। तो याद रखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद जो बच जाता है वह क्या कहलाता है? अदर वर्ड्स कहलाता है। हालांकि कहिएगा समय रहता तो उसको भी हम क्लियर कर दे कि अदर वर्ड्स में क्या क्या आ सकता है। तो अदर वर्ड्स में बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आज का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स क्लियर हो गया है? हाँ, तो यही चीज है। देखिए समय, कल बोले थे ना, समय पर दरवाजा लगाइए और जो भी बेटी वाला को खाना मिला है वो खाइए पीजिए और समय से नाच शुरू करवाइए, नचवाइए डट के। अपने मन सब जो है ना बारात सद जाएगा। अब कोनो नाली में गिरा है तो कोनो ट्रक के चक्का में होट लगा है, ओकर के उठाते उठाते हम लोग 1 बजा देते हैं। नाच शुरू होता है तो बिहान हो जाता है, खेल खत्म। अब वो तो जो नाचने वाला है वो तो सुबह होगा, कहेगा पैसा दीजिए अब हम चले। नहीं तो एंजॉय तो नहीं ना कर पाए फुली। यही से चीज होता है। हम लोग के साथ है, मैं अपनी निजी बात बता रहा हूँ कि आप हमको कहिएगा कि सर हमको 2 दिन मात्र पढ़ा दीजिए, तो 2 दिन ही पढ़ाएंगे ना, तो आप हमको कितना भी कहिएगा, लेकिन हम 2 दिन में जितना पढ़ाएंगे, मेरा लक्ष्य पहले ये रहता है कि 2 दिन कम से कम जितना पढ़ाई इतना बच्चा को समझ में आ जाना चाहिए। माने हमारी डिलीवरी मैंने जियान नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो दे दिए उतना तो बच्चा का हो जाए ताकि बच्चा उसके आगे पढ़े, फिर उसको ये चीज कम से कम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे कल, अब हमको खुश करने के लिए नहीं बोलिएगा, कल जो हमने आपको पढ़ाया और आज हमने आपको पढ़ाया, ये चीज आप अपने मन से अपने अंदर से सवाल जवाब करके तब जवाब दीजिए आपको फुली समझ में आया कि नहीं आया। हमको संतुष्ट करने के लिए नहीं बोलिएगा, क्योंकि हमारा तो रोज का यही काम है। ठीक है ना? इसलिए अब संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, और इसी तरह से आगे भी हम लोग का चलता रहेगा। जय जय। और नहीं, हम इसको सेव करने के चक्कर में इसको हम प्लस कर दिए कि और मैंने ऐड हो जाए। बोला गया था कि ऐड कर दीजिएगा, तो मुझे लगा कहीं छूट ना जाइए। वहां पर उसको क्या करना था देख लीजिए। एंड लाइव कर दीजिए। ओके, अब इसको एंड लाइव कर दीजिए। एंड एंड लाइव।